नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ साथ खेल जगत और व्यापार जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कंबोडिया के 3 दिवसीय दौरे पर आज रवाना होंगे उपराष्ट्रपति। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कंबोडिया के प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की दक्षिण भारत के दौरे पर। बेंगलुरु में केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का करेंगे उद्घाटन। 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। भारत ने एक बार फिर चीन को दिया स्पष्ट संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति का माहौल बनाए चीन। सीमाई विवादों के हल किए बिना संबंध नहीं हो सकते सामान्य। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को खरी खरी। भारत ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे और रहेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखे तर्क। अवैध गतिविधियों के लिए संगठनों पर की गई कार्रवाई। COP27 में नए वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य को प्राप्त करने पर भारत का जोर। 2024 तक पूरे किए जाएं लक्ष्य। पर्यावरण मंत्री का बयान, तापमान को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है भारत। विकसित देशों के नेतृत्व की जरूरत। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यात्रा पर रहेंगे। आज सुबह करीब 9:45 पर प्रधानमंत्री विधान सौध बेंगलुरु में महर्षि वाल्मीकि और संत कवि श्री कनकदास की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद लगभग 10:20 पर प्रधानमंत्री बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:30 बजे केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 12 बजे नाद प्रभु केंपेगौड़ा की 108 फुट की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे बेंगलुरु में एक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे और दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 12 नवंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाएंगे। इस दौरान वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री 14 नवंबर को 3 दिनों के लिए बाली की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के मशहूर शहर बाली में मुख्य शिखर सम्मेलन के अलावा 3 अलग अलग सत्रों में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी है कि इन तीनों सत्रों में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटाइजेशन से बदलाव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के अलावा शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले कुछ दूसरे नेताओं के साथ भी अलग अलग बैठकें करेंगे। G20 दुनिया के विकसित और तेजी से विकासशील 20 देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका और रूस के अलावा भारत और चीन जैसे देश शामिल हैं। G20 leaders will deliberate extensively upon key issues of global concern under the summit's theme of Recover Together, Recover Stronger. 3 working sessions will be held as part of the G20 summit agenda, as you know. Food and energy security is one, health is the other, and finally digital transformation. At the closing session of the summit, President Widodo will symbolically hand over the G20 presidency to Prime Minister Shri Narendra Modi.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 19वें आसियान भारत और स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 13 नवंबर तक कंबोडिया का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 12 और 13 नवंबर को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति की कंबोडिया के प्रधानमंत्री और अन्य कंबोडियाई गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें होंगी। During the summit, the Vice President and ASEAN leaders will review the commemorative activities which have been held during the course of the year. They will also take stock of the progress made and exchange views on future course of our relationship and the relationship in the coming decade. Important regional and international developments would also be discussed during the interaction. भारत ने एक बार फिर चीन को स्पष्ट संदेश दिया है कि जब तक सभी सीमाई विवादों को सुलझा नहीं लिया जाता, तब तक भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं होंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमावर्ती इलाकों में शांति ना हो, और इस मामले में भारत की ओर से उस देश को दिया गया संकेत स्पष्ट है। एस जयशंकर ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में कहा कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति का माहौल नहीं होगा, तब तक समझौतों का पालन नहीं किया जा सकता और यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयास पर रोक नहीं लगती है, तब तक संबंध सामान्य नहीं होंगे। गलवान घाटी की झड़पों का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि 2020 में जो हुआ वो एक पक्ष का प्रयास था और हम जानते हैं कि वो कौन था जो समझौते से अलग हटा था, और ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा की 68 सीटों के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया है। इन सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजों की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी ने 67, बहुजन समाज पार्टी ने 53, सीपीएम ने 11, सीपीआई ने 1 सीट पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 24 महिलाओं समेत कुल 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें अनुसूचित जाति की 17 और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें शामिल हैं। राज्य की अहम माने जाने वाली सिराज सीट से बीजेपी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को टिकट दिया है। इसके अलावा दिग्गज नेता दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को एक बार फिर शिमला ग्रामीण से मैदान में उतारा गया है। उनके खिलाफ बीजेपी ने रवि मेहता को उतारा है। प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर को मंडी जिले की दरंग सीट से पार्टी ने फिर प्रत्याशी बनाया है, जबकि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, सोलन, शिमला, ऊना, बिलासपुर और सिरमौर सबसे अधिक उम्मीदवार वाले निर्वाचन क्षेत्र हैं। सबसे कम उम्मीदवारों वाले निर्वाचन क्षेत्रों में लाहौल स्पीति और किन्नौर शामिल हैं। राज्य में कुल 55,74,793 मतदाता हैं। राज्य में 1,93,106 युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान के सुचारू संचालन के लिए राज्य में 7,881 मतदान केंद्र बनाए हैं। कांगड़ा में सबसे अधिक 1,626, जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 92 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बीजेपी ने 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 160 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। पार्टी अब तक घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 90 है। कांग्रेस ने पिछले शुक्रवार को चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उनके निर्वाचन क्षेत्र घाट लोहिया से उम्मीदवार बनाया गया है। सूची में मौजूदा कई विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पार्टी ने 1 दिसंबर को पहले चरण में 89 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 84 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं।
वहीं 5 दिसंबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए 93 सीटों में से 76 पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। सूची में 69 मौजूदा विधायक शामिल हैं। इस सूची में 14 महिलाएं, अनुसूचित जाति के 13 और अनुसूचित जनजाति के 24 उम्मीदवार शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। इस संबंध में पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखा था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, गुजरात सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे श्री भूपेन्द्र सिंह चूड़ासमा जी, श्री पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री भी श्री आरसी फल्दू जी साथ रहेंगे। उन्होंने खुद ने अपनी तरफ से कहा, पत्र लिख करके कहा कि वो स्वयं चुनाव न लड़कर पार्टी संगठन के लिए कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नए भारत के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे, सूचना और नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि 34 साल बाद नई शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि पहली बार इस शिक्षा नीति ने भारतीयता को समझा है और यह गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि योग्य और मेहनती लोगों की वजह से ही वैश्विक संकट के बीच भी भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। दुनिया इतना बड़ा संकट झेल रही है, दुनिया के देशों में परेशानी है, अन्न की परेशानी है, ग्रोथ कम है। ऐसी परिस्थिति में इंडिया इज अ शाइनिंग स्टार। And all this because our people are talented. They are hard working. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चेन्नई में SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा और संस्कृति के साथ आधुनिकता को अपनाकर विश्वविद्यालयों के माध्यम से देश की वर्तमान और भावी चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज दुनिया को उम्मीद है कि सभी चुनौतियों का समाधान भारत के युवाओं की क्षमता से ही संभव है। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि 21वीं सदी भारत की होगी, जब भारत का नौजवान दुनिया की हर चुनौती का समाधान निकालने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में भारत के युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने युवाओं से लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाकर देश के निर्माण में योगदान देने की अपील भी की। हमें इस देश और दुनिया के अंदर बदलती परिस्थितियों के अंदर अपने आप को किस तरीके से सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक क्षमता से, कड़ी मेहनत से, कड़ी परिश्रम से दुनिया के अंदर मैं ही सबसे आगे रहूंगा, मुझे ही दुनिया के इस परिवर्तन दौर के अंदर नेतृत्व करना है, मुझ में ही अद्भुत क्षमता है। इस आत्मविश्वास के साथ आपको इस कैंपस से बाहर निकलकर देश और दुनिया की चुनौतियों का समाधान आपको ही करना है, ये मानकर आप इस संकल्प के साथ विश्वविद्यालय से निकलें। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि पूरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। भारत ने गुरुवार को UNHRC में कहा कि कुछ नागरिक समाज संगठनों के खिलाफ उनकी अवैध गतिविधियों के कारण कार्रवाई की गई है। इसमें धन का दुरुपयोग और देश के विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों और कर कानूनों का लगातार उल्लंघन शामिल है। 2019 में संवैधानिक बदलाव के बाद क्षेत्र के लोग अब देश के अन्य हिस्सों की तरह अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम हैं। जिनेवा में भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा चल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपिया में आज सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है और एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकियों में एक की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी संगठन के एक सदस्य कामरान उर्फ हनीस के रूप में हुई है, जो कुलगाम शोपिया इलाके में सक्रिय था।
वो पाकिस्तान का नागरिक था। फिलहाल तलाशी अभियान अब भी जारी है। वहीं भारतीय सेना ने अपनी खुद की देखभाल कोई बात नहीं के आदर्श वाक्य के साथ वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र नामक एकल खिड़की सुविधा शुरू की है। इस परियोजना का उद्घाटन सेना पत्नी कल्याण संघ के अध्यक्ष ने गुरुवार को दिल्ली छावनी में भारतीय सेना के वेटरन्स निदेशालय परिसर में किया। वीएसके भारतीय सेना के वेटरन्स पोर्टल पर एक सेवा के रूप में उपलब्ध होगा। यह प्रणाली आवेदक को ट्रैकिंग, निगरानी और नियमित फीडबैक के साथ शिकायतों को दर्ज करने की पूर्ति करेगी। वीर नारी या परिजन के पास टेलीफोन, व्हाट्सएप, ईमेल समेत संपर्क करने के कई साधन होंगे। युद्ध या सैन्य अभियान में प्राणों की आहुति देने वाले सशस्त्र बलों के सदस्य की विधवा वीर नारी कहलाती है। वहीं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन की मदद ली जाएगी। इस तकनीक की मदद से प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए उपाय किए जाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए दीर्घकालिक उपाय तलाश करने में जुट गया है। इसके लिए आयोग आईआईटी दिल्ली और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जैसे प्रतिष्ठित तकनीकी और शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद लेगा। आयोग ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 7 शोध परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए स्वीकृति भी दी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सड़कों पर वाहनों की गिनती, ड्रोन से वायु गुणवत्ता की निगरानी और बाजारों में एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाने की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली के बाजारों में वायु शोधन प्रणाली की स्थापना और बसों में एयर क्लीनर की रेट्रोफिटिंग भी की जाएगी। और इस खबर के साथ ही फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत से जुड़े समाचारों पर भी। बने रहिए हमारे साथ। COP27 gets underway in Egypt. We take stock of the global fight against climate change. On one hand, we are seeing literally what I would call the revenge of nature. On the other hand, you have the war. The fact is, these extreme weather events are showing the world that we have run out of time. What has been India's own role in technology transfer and building capacity? The kind of initiatives it has created over the years, it is about actually being able to convert climate finance into climate investment. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। आज वो जयदेव भवन भुवनेश्वर से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी। भुवनेश्वर में तपोवन हाई स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल यूनिट 2 और कुंतला कुमारी सबत आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल यूनिट 2 का दौरा करेंगी राष्ट्रपति और छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत भी करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज संसदीय सौध में कार्यक्रम है। स्पीकर वाईपीओ के प्रतिनिधिमंडल के साथ दोपहर 3 बजे संसदीय सौध में मुलाकात करेंगे। बिहार सरकार राज्य के कलाकारों, हस्तशिल्प और कई अन्य जनजातीय कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर पाने में मदद करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। सर्वोच्च न्यायालय एक मुश्त स्पेक्ट्रम चार्ज मामले से संबंधित विवाद की सुनवाई करेगा, जिसमें संभावना है कि दूरसंचार ऑपरेटरों को सरकार को 25,000 करोड़ का भुगतान करने का सामना करना पड़ सकता है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन भी करेगा। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखानों का ताला खुलवाकर सर्वे कराने की मांग की है। सरकार ने आधार नियम में संशोधन किए हैं। इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार संबंधित दस्तावेजों का अपडेट कराना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इससे आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना में 3 दिवसीय मेगा कृषि मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से यह मेला आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनावों से पहले एक वचन पत्र जारी किया है, जिसमें शहर के प्रत्येक झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। मुंबई पुलिस ने 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक ड्रोन, रिमोट से नियंत्रित विमान, पैराग्लाइडर, निजी हेलीकॉप्टर और गर्म हवा के गुब्बारों की उड़ानों पर रोक लगा दी है। यह आदेश 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए घातक आतंकी हमले की बरसी के तहत जारी किया गया है। और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गुरुवार शाम मुंबई गोवा राजमार्ग पर एक पुल के नीचे एक विस्फोटक जैसा सामान मिला। भोगवती नदी पर एक पुल के नीचे बिजली के सर्किट और एक घड़ी से जुड़ी 6 जिलेटिन की छड़ों के 2 गुच्छे मिले हैं। मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया है और आगे की जांच जारी है। और अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ, जो आ रही है मैक्सिको से। मैक्सिको सिटी के गुआनाजुआतो में एक बार में हुई गोलीबारी के चलते 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। जांच अधिकारियों के मुताबिक रात करीब 9 बजे एक सशस्त्र समूह बार में पहुंचा और उन्होंने बार के अंदर और बाहर मौजूद लोगों पर गोलियां चलाई। मरने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में चल रहे जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत ने जलवायु वित्त में पर्याप्त वृद्धि पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि विकासशील देशों को 2024 तक समृद्ध देशों से जलवायु वित्त में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है। साल 2009 में कोपेनहेगन में COP15 में विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में विकासशील देशों की मदद करने के लिए संयुक्त रूप से 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए प्रतिबद्ध किया था। हालांकि अमीर देश इस वित्त को देने में बार बार विफल रहे हैं। COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन के वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवाश्म ईंधन से वैश्विक CO2 उत्सर्जन 2022 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। वहीं जलवायु परिवर्तन को लेकर चल रही COP27 की बैठक को शनिवार 12 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं अगली एक खबर की। अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार को घोषणा की कि वो यूक्रेन को सैन्य सहायता में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और भेजेंगे। अमेरिका को इस बात की चिंता है कि अगर रिपब्लिकन कांग्रेस पर नियंत्रण कर लेते हैं तो रूस के खिलाफ युद्ध के लिए वित्तीय सहायता थोड़ी कम हो सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका में हुए चुनाव की मतगणना जारी है। पेंटागन के अनुसार सहायता पैकेज में बड़ी मात्रा में गोला बारूद और पहली बार 4 अत्यधिक मोबाइल एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम होंगे। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए गोला बारूद शामिल है, जिसे हिमार्स के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि हिमार्स का यूक्रेन रूस के खिलाफ अपने जवाबी हमले में सफलतापूर्वक उपयोग कर रहा है। The United States is going to be with Ukraine for as long as it takes in this fight. There will be no wavering, no flagging, no flinching in our support as we go forward. And in fact, later today, the Pentagon will announce a further round of military support for Ukraine to include an air defense announcement because we recognize the acute need for air defense at this critical moment when Russia and Russian forces are raining missiles and Iranian drones down on the civilian infrastructure of this country. वहीं रूस ने कहा है कि उसने एक रणनीति के तहत यूक्रेनी शहर से सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, जिससे पीस युद्ध यानी कि शांत युद्ध में एक संभावित मोड़ मिल गया है। वहीं एक यूक्रेनी अधिकारी ने चेतावनी दी कि रूसी भूमि खदानें खेरसान को मौत का शहर बना सकती है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद एकमात्र प्रांतीय राजधानी मॉस्को ने खेरसान से जबरन वापसी की थी, जो रूस के लिए युद्ध के सबसे खराब झटकों में से एक होगा। शहर पर कब्जा करने से
यूक्रेन को आपूर्ति और सैनिकों के लिए एक लॉन्चिंग पैड मिल सकता है, जो कि क्रीमिया सहित दक्षिण में अन्य खोए हुए क्षेत्र को वापस जीतने की कोशिश कर सकता है, जिसे मॉस्को ने 2014 में जब्त कर लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 14 नवंबर को इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन से इतर अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस दौरान दोनों देशों के बीच एक साथ काम करने के तरीकों पर चर्चा होगी, खासकर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों सहित कई अन्य मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा होगी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत से जुड़ी खबरों पर बिजनेस बस के जरिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी वित्त मंत्री जैनेट येलेन आज नई दिल्ली में जलवायु वित्त सहित पारस्परिक हित के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी। दोनों नेता भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की 9वीं बैठक का नेतृत्व करेंगे। अमेरिकी वित्त मंत्री जैनेट येलेन आज एक दिवसीय दौरे पर भारत आ रही हैं। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि 9वीं भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी बैठक के दौरान दोनों पक्ष जलवायु वित्त, बहुपक्षीय मुद्दों, भारत की अध्यक्षता में G20 में भारत अमेरिका सहयोग, कर निर्धारण, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण सहित पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं बात करें अगली खबर की, तो राज्यों का कर्ज चालू वित्त वर्ष में उनके सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP के मुकाबले 30 से 31% के ऊंचे स्तर पर रहने का अनुमान है। यह 2021-22 में 31.5% था। गुरुवार को क्रिसिल की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि राजस्व में मामूली वृद्धि और अपने साधनों से ज्यादा उधारी लेने के कारण राज्यों का कर्ज उच्च स्तर पर रह सकता है। वित्त वर्ष 2016-20 में 25 से 30% की सीमा में रहने के बाद राज्यों का कर्ज वित्त वर्ष 2020-21 में 34% था। मामूली राजस्व वृद्धि के साथ उच्च पूंजीगत खर्च के चलते राज्यों की कर्ज जरूरतें बनी हुई हैं। हालांकि राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए की विशेष सहायता देने के केंद्र सरकार के फैसले से कुछ राहत मिल सकती है। यह अनुमान 18 शीर्ष राज्यों के अध्ययन पर आधारित है। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों पर। भारत के स्टार बॉक्सर और 6 बार के एशियाई मेडलिस्ट शिव थापा गोल्डन पंच लगाने से अब महज 1 कदम दूर रह गए हैं। शिव थापा ने जॉर्डन में जारी इस एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में थापा ने तजाकिस्तान के बाखुदुर उस्मानोव को 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब खिताब के लिए उनकी भिड़ंत उज्बेकिस्तान के अब्दुल्लाएव रुसलान से होगी। वहीं महिला वर्ग में भारत की बॉक्सर स्वीटी ने सेमीफाइनल में लीना जाबेर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है, जहां उनका सामना कजाकिस्तान की गुलसाया येरझान से होगा। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 11 नवंबर की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 11 नवंबर साल 1675 को गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के 10वें गुरु का पद संभाला। अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद वे 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक गुरु थे। साल 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और उसे गुरु रूप में सुशोभित किया। 11 नवंबर साल 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिवस भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के दिन हर साल मनाया जाता है। आज ही के दिन साल 1888 को मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ। वे शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना की, इसलिए उनका ध्यान मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर था। एक शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके योगदान के लिए साल 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
11 नवंबर साल 1888 को जीवटराम भगवान दास कृपलानी का जन्म अविभाजित भारत के हैदराबाद में हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, पर्यावरणवादी और राजनेता थे। साल 1977 में कृपलानी ने जनता सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई। चंपारण सत्याग्रह के दौरान वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। कृपलानी महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के प्रधानाचार्य रहे। तभी से उन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है। आचार्य कृपलानी ने माय टाइम्स नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपने आत्मचरित्र के बारे में लिखा।